को 10 मिलते और एफ को भी आपका कितने 16 मिल जाते, 16%। तो 3 हो 4 हो तो उन सबका फिर क्या होगा, सबका लॉटरी सिस्टम से, किससे होगा, फिर लॉटरी सिस्टम से उनका जिसका भी नाम निकलेगा तो उसके लिए फिर वो मत माना जाएगा और उसको जीत घोषित, मतलब उसको विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो एफपीपीएस प्रणाली होती है, ठीक है, जिन चुनावों में आप वोट डालते हैं सामान्य नागरिक, ठीक है, और उन सभी में किसका, एफपीपीएस प्रणाली का प्रयोग होता है। कोई दिक्कत इस बात में नहीं जी। अब बात आते हैं कि लोकसभा में क्या किसी प्रकार के आरक्षण भी हैं, क्या ओबीसी को आरक्षण है लोकसभा में, मेरा प्रश्न आपसे ये है, हाँ या ना। लोकसभा में आरक्षण की अगर हम बात करें, लोकसभा में आरक्षण, रिजर्वेशन इन, रिजर्वेशन इन हाउस ऑफ पीपल या रिजर्वेशन इन लोकसभा, तो यहाँ पर कुछ अनुच्छेद आते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका आर्टिकल 330 है। आर्टिकल 330 क्या कहता है कि लोकसभा में आपका एससी और एसटी को आरक्षण है, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण है, ओबीसी आरक्षण नहीं है वहाँ पर, है ना। और आपका क्या बात करेंगे, कई लोगों ने कहा कि नो 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 नो, कई ने कहा कि पता नहीं, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने आपसे क्या बोला अभी कि लोकसभा में आरक्षण एक तो आपका 300, आपका अगर हम बात करें 30 हो गया, जैसे 331 हो गया, 334 हो गया, तीन ये आर्टिकल हैं जो हमको पढ़ने होते हैं। तो क्या बोलेंगे, पहले तो आर्टिकल 330 को समझिए क्या है। आर्टिकल 330, आर्टिकल 330 बताता है लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, तो बताइए अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें फिक्स की गई हैं या कितनी सीटें रिजर्व की गई हैं, और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण, जनजाति के लिए आरक्षण कितनी सीटें हैं, तो आप बोलोगे रिजर्वेशन फॉर, कितनी सीटें हैं एससी के लिए, एससी के लिए याद रखेंगे 84 सीट्स हैं, और एसटी के लिए जो रिजर्व है वो 47 सीट रिजर्व हैं, यानी 543 सीटों में से 84, और साथ में आपका एसटी। कई बार तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि लोकसभा की कुल सीटों में जो एससी एसटी का जो आरक्षण है वह कितने प्रतिशत है, तो यानी कि आपको निकालना पड़ेगा, फिर आपका लगभग एक आइडिया आप लगा लेना, 543 का अगर हम इसको कैलकुलेट करें, 8 4 12 और 7 4 11, टोटल कितनी सीट बन गई है टोटल, तो आप कहेंगे 131 सीट, तो 131 543 का कितना प्रतिशत है, तो आप उसको देखेंगे कि लगभग 24% आपका उत्तर आएगा। तो जो आरक्षण है यहाँ पर एससी और एसटी को लोकसभा में वो कितना है, वो 24% है। ये कैलकुलेशन मैं उम्मीद करूंगा आप कर सकते हैं कि आप मैथ भी जानते होंगे, ठीक है। तो एससी और एसटी 84 87, एक क्या आती है आर्टिकल 331, मैंने आपको पहले भी बताया, बताइए जरा आर्टिकल 331 में क्या था, ये था लोकसभा में एंग्लो इंडियन, ये मैं आपको समझा चुका हूं, आप बस आंसर लिख दो कितने एंग्लो इंडियन अपॉइंट कर सकते थे लोकसभा में, तो आप कहेंगे सिर्फ आपका लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होते थे। एंग्लो इंडियन की डेफिनेशन भी हम समझ चुके हैं, पितृपक्ष यूरोपीय हो, मातृपक्ष भारतीय हो और भारत का नागरिक हो, ठीक है। और आपका अगली बात क्या हमने की थी इसमें कि जो 104वां संविधान संशोधन है उससे इसको क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। तो ये लोकसभा में एक ही आरक्षण होता आपका। और तीसरा आरक्षण है आर्टिकल 334 में। आर्टिकल 334 क्या कहता है, आरक्षण का प्रावधान 10 वर्षों के लिए था, आरक्षण का प्रावधान, प्रावधान 10 वर्षों के लिए था। कितने वर्षों के लिए था जो शुरू में आरक्षण दिया गया था, 10 वर्षों के लिए, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं रिजर्वेशन ईयर्स, 10 ईयर्स। लेकिन अब मैं आज की स्थिति आपसे पूछूं कि 104वें संविधान संशोधन से यह भी तो किया गया कि जो रिजर्वेशन है उसको कितना बढ़ा दिया गया, तो ये आपका लागू होता रहा 1950 से। 1950 से जब हमारा संविधान लागू हुआ तो इसको 10 वर्षों के लिए किया गया था, 1950 से 60 के लिए। लेकिन रिजर्वेशन के आधार क्या हैं, जैसे हम सब ने अपनी समझ विकसित की थी कि रिजर्वेशन की जरूरत क्यों है, तो उस एक वर्ग के उत्थान के लिए जो किन्हीं कारणों की वजह से आपका पीछे रह गया, तो उसको अपलिफ्ट करना है, वंचितों को, कमजोरों को, या आपका
जो जातिगत रूप से पिछड़े रह गए, तो उन सबका उत्थान के लिए, उनके अपलिफ्ट करने के लिए आरक्षण की जरूरत थी। तो उन्होंने देखा कि 10 वर्ष के बाद में तो अभी भी जो फ़ायदा उनको पहुंचना चाहिए था वो फ़ायदा नहीं पहुंचा है। और फिर क्या किया गया, उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और ऐसे ही फिर क्या हो गया कि रिजर्वेशन कोई पार्टी जो है, अब उस पर तो रिजर्वेशन आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश में। और अभी भी आप मुझे बताइए, जैसे मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँ कि आप मुझे ये बताओ कि आपके गांव में आपने क्या दयनीय स्थिति देखी है? किसी निम्न वर्ग की दयनीय स्थिति आपने देखी है, कभी महसूस की है? हाँ या ना? या आपने मतलब किसी और गांव में, अगर आप गांव के नहीं है या आप शहर के रहने वाले हैं, तो गांव में जा करके आप कहेंगे आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए उनके पास व्यवस्था ही नहीं है, ऐसा वर्ग है। और एक वर्ग ऐसा भी है जिसने आरक्षण का लाभ उठाया है। और मैंने आपको बताया था कि आरक्षण पर क्या कवायद अभी चल रही है, कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी और उसने कहा कि भाई जो आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके हैं, एटलीस्ट उनको तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। और जिन लोगों तक आरक्षण का सही मायने में लाभ पहुंचना चाहिए, उन लोगों तक वो लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, और उन तक वो पहुंचाया जाए, है ना। तो ये शुरुआत में 10 वर्ष के लिए था, तो अभी लास्ट टाइम पे इसको 80 वर्ष के लिए कर दिया गया। 80 वर्ष कैसे जी? तो ये 2020 से लेकर के 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अभी क्या 2030 में, तो अभी मतलब 2030 तक बस इसको छेड़ा नहीं है, बढ़ा दिया गया है। 2030 में विचार करेंगे इस बारे में कि इसको और बढ़ाया जाएगा या नहीं। तो वो हर बार 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं, पहले 1950 से 10 वर्ष के लिए था, तो 1950 से 2030 तक हो गया, तो कुल मिलाकर कितने वर्ष हो गए? तो आरक्षण अभी कुल कितने वर्षों के लिए कर दिया गया? तो जो आपका 2020 में इसके लिए घोषणा की गई कि आरक्षण को 80 वर्ष तक के लिए किया जाता है, हमारे संविधान लागू होने के बाद से। यानी कि वो कब तक के लिए हो गया आपका? 2030 तक के लिए, ठीक है। 2030 तक के लिए याद रखेंगे। इतनी सी बात में किसी भी मेरे साथी को कोई दिक्कत तो नहीं कि भाई ये हम आपका आरक्षण पड़ा? भाई आरक्षण किस तरह का? SC ST को वहाँ पर रिजर्वेशन की सीटों में, एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण था वो खत्म कर दिया गया, लेकिन जो आपका शुरुआत में 10 वर्षों के लिए आरक्षण था उसको बढ़ा करके कब तक के लिए कर दिया गया? 2030 तक के लिए कर दिया गया आरक्षण को, ठीक है। 334 में आगे आते हैं। अब आते हैं कि भाई हमने ये बात आपसे की कि भाई लोकसभा होगी, लोकसभा के सदस्य बन जाएंगे, 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और आप लोकसभा का चुनाव क्या कोई भी लड़ सकता है? मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आप अगर 25 वर्ष की आयु हो चुकी है, आप दिवालिया नहीं हैं, आप विकलचित भी नहीं हैं, यानी मानसिक संतुलन भी आपका ठीक है, आप भारत के नागरिक हैं, तो आप लोकसभा के लिए अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं या नहीं? आप कहेंगे हाँ, कोई भी व्यक्ति जो 25 वर्ष की आयु या इन शर्तों को पूरा करता है वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। आप में से जो भी साथी इस उम्र को पूरा कर चुके होंगे वो उसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात आती है कि लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे। अभी लोकसभा के चुनाव कब हुए? 2024 में हुए। और आपका अलग अलग पार्टियों को अलग अलग सीट मिली, ठीक है। कांग्रेस का गठबंधन, इंडिया गठबंधन को कुछ सीट मिली, और जो बीजेपी का गठबंधन था NDA, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसको कुछ सीट मिली आपका। तो कहने का मतलब है लोकसभा चुनाव हो गए। लोकसभा चुनावों में जिन लोगों को भाग लेना था उन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, कुछ जीते कुछ हारे, जो भी स्थिति है। कहने का मतलब है कि कितने लोग चयनित हुए होंगे कुल मिलाकर के? तो आप कहेंगे वर्तमान में सीट कितनी? वर्तमान में सीट कितनी है हमारा? तो 543। तो इतने लोग चयनित होंगे आपका। अच्छा, जब इतने लोग चयनित होंगे आपका लोकसभा के लिए, तो अब वो किस लिए हम लोगों ने चयनित किए हैं? तो सीधी सी बात है कि भाई वो हमारी अब लोकसभा को चलाएंगे। तो लोकसभा को क्यों चलाएंगे जी? लोकसभा में ऐसा क्या काम है? तो हमने बताया था कि जो संसद है उसका काम क्या है? विधि निर्माण, लॉ मेकिंग का काम वो करेगा। और कानून बनाने के लिए हमको संसद की ज़रूरत है। और जब संसद की ज़रूरत है तो संसद तो 2 सदनों से बनेगी। तो उसके लिए हमको लोकसभा भी चाहिए और राज्यसभा भी, यानी लोकसभा में हमको सदस्य भेजने पड़ेंगे, और वो FPPS प्रणाली से जाएंगे। तो हमने कहने का मतलब है लोकसभा में तो सदस्यों को भेज दिया, अब वो वहाँ पर अपना काम करेंगे, संचालन करेंगे, वहाँ की सारी प्रक्रियाओं को चलेंगे, वहाँ के जो सदन के बैठकें होंगी उनमें वो भाग लेंगे, मीटिंग्स में। अच्छा, इस सारे कार्य प्रणाली को देखने के लिए कोई एक चीफ होना चाहिए या नहीं? कि भाई जो भी प्रोसेस चलेगा, अब जैसे स्कूल चल रहा है तो स्कूल को संचालन के लिए एक प्रिंसिपल चाहिए, क्लास के संचालन के लिए एक मॉनिटर चाहिए, घर के संचालन के लिए एक मुखिया चाहिए, सही, जो आपका जिम्मेदार हो। तो बिल्कुल हमें उसकी ज़रूरत है। तो इसीलिए लोकसभा में भी ज़रूरत होती है किसकी? लोकसभा अध्यक्ष की, है ना। वो बिग डैडी हैं लोकसभा के, और एक आप छोटे पापा होते हैं उसके, जिनको हम उपाध्यक्ष बोलते हैं। तो इनको बोलते हैं लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष और
उपाध्यक्ष, यानी कि स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोकसभा अध्यक्ष को आज के बाद स्पीकर ही बोलेंगे, आज की ही क्लास में प्रयास करेंगे तो आदत हो जाएगी। तो क्या बोले उसको, स्पीकर बोले, स्पीकर। कि एक लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होंगे, ठीक है। तो उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष है वो किस बात के लिए होंगे, उस संचालन के लिए होंगे, प्रोसीडिंग्स के लिए होंगे। और अगर आपका अध्यक्ष मौजूद नहीं है तो संचालन कौन करेंगे, फिर उपाध्यक्ष करेंगे, तो उसके लिए फिर उपाध्यक्ष बना दिए गए। तो इसीलिए लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से हमारे मस्तिष्क में आया, तो आप बोलेंगे लोकसभा मतलब क्या, संसद का हिस्सा है या नहीं है। हाँ जी भैया, यानी संसदात्मक प्रणाली, और संसदात्मक प्रणाली हमने किस देश से लिए, ब्रिटेन से। तो यानी कि ये पद भी कहाँ से है, ये ब्रिटेन से प्रेरित है, ब्रिटेन से प्रेरित हैं, इंस्पायर्ड बाय ब्रिटेन, इंस्पायर्ड बाय, इंस्पायर्ड बाय ब्रिटेन, ठीक है। और याद रख लेना, एक हमारा 1919 में एक अधिनियम आया था, उस अधिनियम का नाम आप मुझे बताओ, मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था, क्या बोलोगे। एक भारत शासन अधिनियम आया, भारत में भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919 से, क्या बोलेंगे। तो आपको याद होगा वहां पर सबसे पहले दोहरे सदन की व्यवस्था की गई थी, सबसे पहले दोहरे सदन की व्यवस्था, दोहरे सदन, एक बाई कैमरल हाउस या बाई कैमरल सिस्टम हम बोल सकते हैं, दोहरे सदन की व्यवस्था की गई। दोहरा सदन समझ रहे हैं, यानी कि आपका ड्यूअल हाउस, ड्यूअल हाउस मतलब जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होंगे, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए उससे पहले तो सिर्फ भारत में एक ही सदन हुआ करता था जिसका नाम था केंद्रीय विधान परिषद, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी पहले। और केंद्रीय विधान परिषद को हम बहुत अच्छे से संवैधानिक विकास को हमने पढ़ा था, तब एक्सप्लेन किया था। तो केंद्रीय विधान परिषद होगी, वो तो पहले होती थी, सिर्फ एक ही सदन होता था। लेकिन 1919 के अधिनियम में बात की गई कितने, 2 सदनों की। तो 2 सदनों की सबसे पहले बात किस अधिनियम में की गई थी, या एक बाई कैमरल सिस्टम या डुअल हाउस की बात कहाँ पर की गई है, तो आप बोलेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 में की गई है। 1919 में, इसी के बाद में 1921 में, 1921 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद बनाए गए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद बनाए गए, उपाध्यक्ष पद बनाए गए। ये पद पहली बार कब बनाए गए थे, 1921 में। लेकिन तब इनको, आपका ये बात याद रखें, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं कहा जाता था। तब इनको क्या बोलते थे भैया, अगर आपने अध्यक्ष लिखा तो अध्यक्ष का मतलब उस टाइम पे होता था आपका प्रेसिडेंट, उस टाइम पे इसको प्रेसिडेंट कहा जाता था, स्पीकर नहीं कहा जाता था। और उपाध्यक्ष को कहा जाता था आपका वाइस प्रेसिडेंट। तो फिर बात ये आएगी आपके दिमाग में, अगर उस समय पर इनको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता था तो वह कौन सा वर्ष है जब कोई सबसे इनको स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कहा जाने लगा। तो याद यहीं किनारे पे लिख लेना, जो ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नाम आए, यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, जो ये नाम है डिप्टी स्पीकर, तो ये नाम कब से आए हैं, तो ये 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था। तो याद रख लेना, ये जो नाम है, ये नाम कब से आए हैं, 1935 के अधिनियम से, 1935 के एक्ट से। अभी भी प्रश्न पूछेगा, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ पर। अच्छा, अगली बात क्या है यहाँ पर, तो फिर क्वेश्चन ये बन जाएगा आपका, तो 1921 में जब आपका प्रेसिडेंट नाम था तो कौन व्यक्ति थे, तो यहाँ पर कौन व्यक्ति थे, तो याद रख लेना, इसमें जो पहले प्रेसिडेंट बने थे, पहले प्रेसिडेंट जो बने थे, पहले प्रेसिडेंट, तो पहले प्रेसिडेंट इसमें बने थे फ्रेडरिक वाइट, फ्रेडरिक वाइट। यानी कि आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे कि लोकसभा में, भाई पहले तो 2 सदन ही नहीं होते थे, पहले मैंने बताया, पहले तो होती थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, केंद्रीय विधान परिषद। 1919 में व्यवस्था की गई कि 2 हाउस होंगे, 2 हाउस होंगे, तो उसमें एक जो आपका साथी हाउस होगा, उसमें एक हाउस में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होंगे। तो किसको बनाया गया था, तो वो फ्रेडरिक वाइट थे, जो 1920 से लेकर के 1925 तक थे। और इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगी कि प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने थे, या प्रथम भारतीय प्रेसिडेंट मैं कहूँ,